Hello. हेलो। फरदान आवाज नहीं जा रही। हेलो। सर आ रही है आवाज। चलें सही है, मना कर दे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पे अपने डिस्कशन को ख़त्म किया था और ये डेफिनेशन आपको लिखवा भी दी थी, एक नज़र इस पे डाल लें, आप तक भी पहुंच जाएंगी ये। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या हीट, इन टर्म्स ऑफ हीट बात कर रहे हैं। देयर आर थ्री मेथड्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी एनर्जी। नंबर वन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीन मेथड्स आपको लास्ट टाइम बताए गए थे। इन तीन मेथड्स में मैंने यहाँ तफसील में नहीं गया हूँ, भाई ये लिख दिया है कि फर्स्ट टू मेथड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, जैसे मैंने आपसे कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के बारे में बात की थी। बट द थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, और जो तीसरा वाला है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। वही हमारा डिस्कशन है, रेडिएशन। ये बात भी आप तक पहुंच गई थी कि द मेथड इन विच energy transfer from one place to another place by means of electromagnetic waves। ख्याल रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप लोग तफसील से पढ़कर आ रहे हैं, जो लास्ट मैंने आपको तफसील बताई थी। बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वो मेथड जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। और अगर ये रेडिएशन की बात इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की बात हीट की फॉर्म में हो रही हो तो उसे थर्मल रेडिएशन कह देंगे, एक लफ्ज़ और लग जाएगा। बट रेडिएशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो जर्नल है, हर किस्म के एनर्जी के लिए यूज़ होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ हीट के बारे में बात कर रहे हो तो थर्मल रेडिएशन भी कहा जा सकता है। लेकिन रेडिएशन के लिए लफ्ज़ हर एक के लिए नहीं है कि लाइट के लिए कहूँ तो कुछ और, गैमा रेस के लिए कहूँ तो कुछ और, नहीं, सिर्फ हीट की वजह से ही थर्मल रेडिएशन कह दिया गया है। अदरवाइज लफ्ज़ रेडिएशन ही यूज़ होता है, चाहे वो किसी भी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंचा रही हैं। फिर हमने ये कहा था कि रेडिएशन को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं। दोनों रेडिएशन है, इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। दोनों ही रेडिएशन है, ख्याल रखिएगा। लेकिन क्योंकि डेफिनेशन में आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह, एक उसका इनिशियल पॉइंट होगा, एक उसका फाइनल पॉइंट होगा। एक जहां से वो चलना शुरू करेगी और दूसरी वो जहां वो टर्मिनेट करेगी यानी पहुंचेगी। तो किसी भी ट्रांसफर में हमेशा दो ही पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, और ये दोनों पॉइंट्स आपको मालूम है जिसमें एक जगह से चले और दूसरी जगह पहुंचे,
तो जहाँ से चलना है वो भी रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेके जा रही हैं, और जहाँ पहुँचेंगी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो फर्स्ट इज कॉल्ड द इमिशन, अनदर एब्जॉर्प्शन। यानी इन्हीं इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों रेडिएशन ही के पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। व्हेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी एट द सेम टाइम, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी भी बॉडी में, तो बिल्कुल उसी वक्त यानी इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट में कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा और बाकी पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, शुड बी रिफ्लेक्ट। ये दोनों चीजें एक साथ होंगी। एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, उसने कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब जब भी एब्जॉर्प्शन या इंसिडेंट होगी एनर्जी, एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होगा, तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वहां रिफ्लेक्शन भी होगा। अब देखें, अगर रिफ्लेक्शन होता है तभी तो हम उन चीज़ों को देख पाते हैं, तभी तो हमें चीज़ें नज़र आती हैं। वो किस तरह कि जब एब्जॉर्प्शन होगा तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया। अगर रिफ्लेक्टेड पोर्शन में कोई भी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद है, तब वो चीज़ आपको नज़र आएगी। और विजिबल का कोई ख़ास पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी फर्ज कर लें उसने रेड को तो रिफ्लेक्ट कर दिया और बाकी सब एब्जॉर्ब हो गया, तो वो चीज़ हमें रेड कलर की नज़र आएगी। अगर उसने ग्रीन कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट कर दिया तो हमें ग्रीन नज़र आएगी। द कलर्स जितने भी आप देख रहे होते हैं वो उसी रिफ्लेक्टेड पार्ट की वजह से देख रहे होते हैं जिसमें वो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद होगी। फिर ये भी याद रखें कि अगर सारा का सारा विजिबल एब्जॉर्ब हो जाए और रिफ्लेक्टेड पार्ट में विजिबल नहीं है, बाकी हैं, तो फिर हमें वो चीज़ ब्लैक नज़र आएगी। यानी हम कहेंगे कि ये ब्लैक कलर है। इट मीन्स कि ब्लैक कलर ब्लैक किस वजह से है कि उसमें रिफ्लेक्टेड पार्ट तमाम का तमाम विजिबल के बगैर होता है, यानी उसमें विजिबल सब एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर सारी ही विजिबल रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो चीज़ हमें वाइट नज़र आएगी। आसमानी कलर जिसको आप कहते हैं, वाइट ही समझे, वाइट नज़र आएगी। द वाइट एंड ब्लैक इज नॉट अ कलर। वाइट उस वक्त जब सारा रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो एट द सेम टाइम विजिबल का, क्योंकि बाकी के बारे में तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते। इंफ्रारेड हमें नज़र ही नहीं आती तो हम क्या बात करेंगे, अल्ट्रावायलेट हमें नज़र ही नहीं आती तो क्या बात करेंगे, या अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आइदर द शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ, जब आपको नज़र ही नहीं आती तो क्या बात करेंगे। तो सारी बातें जितनी भी हैं वो सब विजिबल के रेंज में, क्योंकि हम तो उसी को देख सकते हैं और जहाँ देखा हमने वही हमारी ऑब्जर्वेशन में आएगा। तो ख्याल रहे कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और किसी ख़ास कलर की चीज़ को देखते हैं तो ये कंफर्म हो गया कि उस चीज़ में, उस शय से, उस सरफेस से, उस कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी आंख तक पहुंची है और आपको वो चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की बात और आती है कि हम अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, इस कायनात का हम कितना भी मुशाहिदा कर रहे हैं, वो सब सिर्फ उन चंद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स की वजह से कर रहे हैं जिनकी वेवलेंथ 4500 टू 7300 एंगस्ट्रॉम के दरमियान है। अगर किसी चीज से रेडिएशन ऐसी रेंज में हो रही है कि उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम नहीं देख सकते, तो अगर वो शय हमारे सर पे भी मौजूद होगी तो हमें पता ही नहीं होगा। मसलन फर्ज कीजिए कि ज़मीन के बहुत करीब कोई एक बहुत बड़ा सा स्टार मौजूद है, रेडिएशन हो रही है उससे, लेकिन कहाँ हो रही है? रेडियो वेव में हो रही है, माइक्रोवेव में हो रही है, यानी अभी वो इस टेम्परेचर पे पहुंचा नहीं है, तो आप उसे देख ही नहीं सकते, नज़र ही नहीं आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो और आपके सर पे मौजूद हो। हाँ, वहाँ से रेडिएशन उस वक्त शुरू होगी जब रेडिएशन की वेव लेंथ यानी इमिशन की वेव लेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम पर आ जाएगी या 7300 एंगस्ट्रॉम के दरमियान आ जाएगी। 7300 एंगस्ट्रॉम हुई, आपको वो चीज़ रेडिश कलर की नज़र आने लगेगी कि भाई ये तो हमारे सर पे मौजूद है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि हम जितनी भी यूनिवर्स देख रहे हैं इस वक्त या जितनी भी यूनिवर्स एक्सप्लोर हुई हुई है वो सिर्फ उन्हीं वेवलेंथ की वजह से हुई हुई है। बाकी 95% ऑफ द यूनिवर्स और उसका मास हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, सिर्फ 5 to 7% बस। बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, बड़े बड़े स्टार्स, क्लस्टर्स, ये तो जान रहे हैं हम क्योंकि वहाँ से रेडिएशन विजिबल रेंज में हो रही है। लेकिन अगर इसमें नहीं हो रही तो वो तो हमें नज़र ही नहीं आएगी, नज़र नहीं आएगी तो फिर उसके लिए और तरीके कार अडॉप्ट किए जाएंगे। खैर, तो बात कर रहे हैं हम एब्सॉर्प्शन, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी किस्म की कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो मीडियम के बगैर भी ट्रैवल करती है, वो मीडियम में भी ट्रैवल करती हैं। जहाँ से चलती हैं वो इमिशन, जहाँ पहुँचती हैं वो एब्सॉर्प्शन। अब एक बात और जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द इमिशन एंड रेडिएशन यानी इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन both take at the same time, take place at the same time। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर कोई चीज इमिशन ऑफ रेडिएशन के हवाले से हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही, वो एब्जॉर्ब भी कर रही है। अगर कोई चीज एब्सॉर्प्शन के हवाले से बात हो रही है वो इमिट भी कर रही है एट द सेम टाइम, यानी द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन टेक एट द सेम टाइम। मसलन बात तो अजीब सी है लेकिन ये आपके जहन में होनी चाहिए। सन, हम कहते हैं कि एनर्जी को इमिट कर रहा है, लेकिन सन एनर्जी को एब्सॉर्ब भी कर रहा है। बाकी सराउंडिंग से जो एनर्जी उस पर इंसिडेंट हो रही है वो उसको एब्सॉर्ब भी कर रहा है। लेकिन क्या फ़र्क है? द रेट ऑफ इमिशन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन। रेट, एनर्जी का इंसिडेंट होना पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। सन एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है, एनर्जी को इमिट भी करता है, लेकिन उसकी एनर्जी इमिशन का रेट उसके एब्जॉर्प्शन के रेट से बहुत ज़्यादा है, चुनाचा हमारे लिए वो एज अ इमिट बॉडी या इमिशन ऑफ रेडिएशन के हवाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन। और अगर कोई चीज़ यानी ज़मीन फ़र्ज़ करें एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है तो एट द सेम टाइम ज़मीन एनर्जी को इमिट भी कर रही है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू
एनर्जी इमिशन के रेट से। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ एनर्जी एब्जॉर्व कर रही है तो वो एब्जॉर्व ही करती रहे, इमिट कर रही है तो इमिट ही करती रहे। अब ये रेट जो है इमिशन का, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर्स पर। सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसका ये रेट ऑफ इमिशन बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में जो एब्जॉर्प्शन है हमें पता ही नहीं चल रही उसकी, सन की। जिन चीज़ों का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ इमिशन, वो हमें एब्जॉर्व करती भी नज़र आएंगी। उन्हें हम सिंक कहेंगे, उन्हें हम दूसरे वाले को सोर्स कहेंगे। खैर, ये बात और आगे निकल आएगी जब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इस फिगर में, आप देखें यही मेथड सारा आपको दिखाया गया है। लेफ्ट पे एक सोर्स है, उसका टेम्परेचर T1 है, इमिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। लेकिन मेरे लिए इसका रेट ऑफ इमिशन रीजनेबल है, काबिल ज़िक्र है, अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसलिए मैंने इसके इमिशन की बात की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हैं। ऑल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितना स्पेक्ट्रम मैंने आपको दिखाया है सब है इसमें। रेडिएशन प्रोसेस कहलाता है, और ये पहुंचती है किसी ऐसी जगह पर जहां एब्सॉर्प्शन हो रहा है। एब्सॉर्प्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल है तो मुझे ये चीज़ नज़र आएगी जिसमें एब्सॉर्प्शन हुआ है। इसका टेम्परेचर T2 है एंड T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वो मेरे लिए काबिल ज़िक्र एमिटर है, इमिशन है, सोर्स कहूँगा मैं उसको। और जहाँ टेम्परेचर कम है विद रिस्पेक्ट टू T1, वो मेरे लिए एब्जॉर्प्शन है, उसे मैं सिंक कहूँगा। And the whole process is called the radiation, the transfer of energy from one place to another place by means of electromagnetic waves। सब उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। आइए जनाब, ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी हमने बात की है कि ब्लैक बॉडी क्या है। ब्लैक कलर्स से मुतासिर होके आप इसको जहन में रख सकते हैं, ब्लैक बॉडी। अभी मैंने ब्लैक के बारे में ये बताया आपको कि अगर किसी चीज़ पर विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तमाम की तमाम एब्जॉर्ब हो जाएं तो वो चीज़ ब्लैक नज़र आएगी। यानी रिफ्लेक्टेड पार्ट में कोई विजिबल नहीं है, मैं उसे ब्लैक कहूँगा। और अगर वो वाइट, तो इसका मतलब सारा विजिबल हमारी आंखों में पहुंच रहा है उस बॉडी से, वो कलर वाइट नज़र आएगी। फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम सिर्फ विजिबल की बात नहीं करेंगे, तमाम ऑल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे हमें नज़र आ रही हो ना नज़र आ रही हो, हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली तमाम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, कॉल्ड द ब्लैक बॉडी। सिर्फ विजिबल की बात नहीं हो रही, तमाम एनर्जी। अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली